और आज हम संभल हिंसा का खुलासों से भरपूर एक्सक्लूसिव डीएनए टेस्ट आपको दिखाएंगे। संभल में जामा मस्जिद को कैसे बाबरी बनाने की साजिश रची गई, इसको लेकर जो सबूत सामने हैं उनसे साफ होता है कि संभल में भड़के दंगे अचानक नहीं हुए बल्कि प्री प्लान्ड तरीके से वो करवाए। और आज डीएनए में आपको संभल हिंसा के हर सवाल का जवाब मिलने जा रहा है। सवाल नंबर 1, क्या भाड़े के दंगाइयों ने हिंसा भड़काई है? सवाल नंबर 2, क्या संभल में दंगों के लिए की गई अवैध हथियारों की सप्लाई? सवाल नंबर 3, क्या हिंसा भड़काने के लिए मस्जिद में खुदाई की अफवाह फैलाई गई? सवाल नंबर 4, संभल में दंगों के पीछे कितने सफेद पोश हैं? इस हर सवाल का जवाब मिलेगा। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिए हैं और उन्हीं के आधार पर दावा यह कि संभल में दंगा भड़का नहीं बल्कि भड़काया गया है, जिनके सबूतों पर आधारित ये हमारी संभल में हुई हिंसा को लेकर लगातार अलग अलग दावे, अलग अलग इल्जाम सामने आ रहे हैं। इन बयानों और दावों के साथ हिंसा के कुछ नए वीडियो भी सामने आए, जिनमें से एक वीडियो में नजर आती है उग्र भीड़। इस वीडियो में गली के अंदर भीड़ नजर आती है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इस छोटे से वीडियो में कम से कम 15 नकाबपोश लोग नजर आएंगे, जिनमें से कुछ वीडियो बनाने वाले शख्स की तरफ अभद्र इशारे भी करते हैं। नकाब से चेहरा छिपाने वाले इन किरदारों की वजह से ही सवाल उठते हैं। अगर आप संभल हिंसा से पहले के वीडियो देखेंगे तो यहाँ आपको कोई शख्स नकाब लगाया हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन हिंसा के दौरान जो वीडियो सामने आया उसमें नकाबपोश नजर आते हैं। इस वीडियो ने कुछ सवाल उठा दिए। क्या नकाब पहनकर वही लोग आए थे जिन्होंने दंगा किया? क्या यही वो नकाबपोश थे जिन्होंने हिंसा का आगाज किया और फिर भीड़ इनके साथ जुड़ गई? क्या ये लोग तय करके आए थे कि दंगा करना है और नकाब पहनने के पीछे मकसद अपनी पहचान छिपाना था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संभल में हुई हिंसा में बाहर से आए लोग शामिल थे? हमें जो अभी प्रतीति हुई है प्राइमा फेसी, वो ये लग रहा है कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो, क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी इनके अंदर कुछ न कुछ रहा हो। एक व्यक्ति की डेथ रिपोर्ट हुई है मुरादाबाद में, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद में पता चलेगा कि वो जनपद संभल में किस कारण से उस व्यक्ति की डेथ हुई है। मुरादाबाद का व्यक्ति संभल पहुंचा और हिंसा में उसकी मौत का दावा। पुलिस ने इस एंगल को अपनी जांच का हिस्सा बनाया। जी न्यूज भी संभल की हिंसा में बाहरी लोगों के शामिल होने के दावे की पड़ताल पर निकली, क्योंकि संभल की हिंसा को जोड़कर एक दावा यह भी किया गया कि कुंदरकी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान हिंसा के लिए बाहर से लोग बुलाए गए। कुंदरकी में वो हिंसा को अंजाम नहीं दे पाए तो उन्हें संभल भेज दिया गया। ग्राउंड पर रिपोर्ट ने संभल के आम आदमी से सीधे सवाल पूछे। क्या उन्होंने पिछले कुछ दिनों में ऐसे लोग देखे जो स्थानीय नहीं थे? क्या आम जन की नजरों से ऐसे लोग गुजरे जो संदिग्ध नजर आ रहे थे? बाहर के लोग थे क्या? हो सकता है बाहर के हों। सराय तरीन के, हाथनगर के, हाथनगर का भी एक लड़का मरा, सरायतरीन का भी एक लड़का मरा है, सुनते हैं। ये कि वहाँ से लोग क्यों आए यहाँ पे इतनी जल्दी? ये बाहर के थे, कुछ संभल के तो चाहते नहीं थे। जो बाहर के हैं, इधर उधर के, जो झगड़ा पहले से ही है, जो झगड़ा करना चाहते हैं वही थे। दंगे का दर्द सह चुकी जनता अब हर उस तस्वीर को दोबारा याद कर रही है जो दंगे से पहले नजर आई थी। तो दूसरी तरफ पुलिस भी दंगे से जुड़े सबूतों को जमा कर रही है, जिनमें एक बड़ा सबूत है दंगे में इस्तेमाल किए गए हथियार। संभल की हिंसा में शामिल हथियारों का सबसे बड़ा सबूत खुद संभल पुलिस ने मीडिया के सामने रखा, जो था एक 2-धारी चाकू। इस किस्म का चाकू आमतौर पर आपको नजर नहीं आएगा। पुलिस का कहना है इस किस्म के चाकू लड़ाई झगड़े और दंगे के लिए ही बनाए जाते हैं। कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहाँ से घटनास्थल पे जहाँ पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। संभल हिंसा का दूसरा बड़ा हथियार है वो पत्थर, जो दंगे के बाद भी गलियों में पड़े नजर आए।
जी न्यूज के पास हिंसा का वो एक्सक्लूसिव वीडियो भी है जिसमें नकाबपोश पत्थरों से एक गाड़ी को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। संभल के एसपी खुद बताते हैं कि जब वो गश्त पर थे तो उनके ऊपर फायरिंग की गई, गाड़ी पर पत्थर मारे गए। मेरे पीआरओ जिनके पांव में नखासा थाना क्षेत्र में जो मैं और डीएम साहब जब जा रहे थे, हमारे ऊपर जब ईंट से वहाँ पे एक घर की 2 महिलाओं ने ईंटें दागी और उनके घर के बगल से वहाँ से जब फायर आया, पीआरओ साहब के पांव में गोली लगी थी। पीआरओ साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नखासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। चाकू, पत्थर ये अचानक किसी बाजार से खरीदे नहीं जाते। इसी वजह से ये शक पुख्ता हो जाता है कि संभल का दंगा अचानक नहीं, कुछ ऐसे काले किरदार हैं जिन्होंने इस दंगे के तार बुने। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी। तो संभल हिंसा पर जो रिपोर्ट सामने आ रही, जो तस्वीरें सामने आ रही, जो बयान सामने आ रहे हैं और जो खुलासे सामने आ रहे हैं, उनसे साबित होता है कि संभल में हिंसा की सोची समझी साजिश ही थी। कोई अचानक वहां हिंसा नहीं भड़की। दंगा फैलाने के लिए बाहर से लोगों की भीड़ बुलाई गई, ये भी संकेत मिल रहे हैं। और अगर ये सच है तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये साजिश किसने रची है? इस साजिश को रचने के पीछे मंशा क्या थी और पूरी टूलकिट क्या थी? सवाल है कि संभल में दंगे का मास्टरमाइंड कौन है? सवाल है कि मुख्य किरदार कौन है जो हिंसा जिसने भड़काई? सवाल ये कि किसने उकसाया जो भीड़ बेकाबू हुई, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई। और सवाल ये कि अगर पत्थरबाजों को भाड़े पर लाया गया तो उनको कब, कैसे और कौन संभल तक लेकर पहुंचा? और इतनी बड़ी तादाद में पत्थर और हथियार उस जगह पर सप्लाई किसने किए, उसको रखा कहां? पुलिस ने संभल हिंसा के केस में 7 एफआईआर दर्ज की, जिसमें 2 बड़े और रसूखदार लोगों के नाम शामिल किए गए। वो दोनों लोग कौन हैं? पहला नाम देखिए, संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क। ये सांसद है और सांसद जियाउर रहमान बर्क पर आरोप यह कि भड़काऊ भाषण जियाउर रहमान ने दिया और उसी भाषण के बाद संभल में भीड़ भड़की और पूरी तरह आग वहां पर लग गई। दूसरा कौन है? दूसरे हैं विधायक इकबाल मसूद महमूद के बेटे सुहेल इकबाल। विधायक के बेटे पर आरोप यह कि उन्होंने दंगाइयों को उकसाया और सर्किल ऑफिसर यानी सीओ पर गोली चलवाई। यानी सांसद के शामिल होने की बात है और विधायक के बेटे की शामिल होने की बात है। लेकिन संभल में हिंसा भड़काने के लिए पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सर्वे की टाइमिंग को लेकर भी सवाल किया जा रहा है। सवाल किया जा रहा है कि मस्जिद कमेटी को सर्वे के बारे में जानकारी नहीं दी गई। इस हर सवाल का जवाब आपको रिपोर्ट में। संभल की जामा मस्जिद का पहला सर्वे 19 नवंबर को ही हो चुका था और 24 नवंबर को दोबारा सर्वे हुआ, जिसके बाद हिंसा बढ़ गई। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि मस्जिद में दूसरी बार सर्वेक्षण की क्या जरूरत है? जुमे की नमाज में लोगों को नमाज से रोका भी गया, लेकिन उसके बावजूद हमने किसी प्रकार लोगों ने किसी कदम नहीं उठाया। लेकिन दोबारा से सर्वे करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पे और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। इस सवाल का जवाब हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दिया है, जो सर्वे के वक्त जामा मस्जिद के अंदर ही मौजूद। उक्त तिथि के उपरोक्त सभी की उपस्थिति में परिसर का करीब 1.5 घंटे तक सर्वे किया। परिसर के अंदर रोशनी की कमी थी, जिसकी वजह से आंशिक फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी हुई। परिसर के अंदर व बाहर काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई और नारेबाजी विरोध होने लगा। मस्जिद कमेटी की ओर से ये कहा गया कि नमाज होनी है
और भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। उपरोक्त परिस्थिति में सर्वे की कार्रवाई रोक दी गई। यानी पहली बार सर्वे पूरा नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से सर्वे दोबारा किया गया। लेकिन अब आरोप ये लग रहा है कि मस्जिद कमेटी को दूसरे सर्वे की जानकारी नहीं दी गई। कोर्ट का ऑर्डर गलत। कोर्ट को तो चाहिए था कि दूसरे पक्ष को सुनते। आपने ऑर्डर भी दिया, उसी दिन शाम में आप सर्वे भी करा दिए। फिर आपने ना मस्जिद कमेटी को या वहां के जिम्मेदारों को या पीस कमेटी को इन्फॉर्म किया। असदुद्दीन ओवैसी के इस दावे पर कहा जा रहा है कि मस्जिद कमेटी को पहले से पता था कि मस्जिद का दूसरी बार सर्वे होगा, जिसकी तारीख और वक्त दोनों मस्जिद कमेटी को बता दिए गए थे। 23 तारीख को शाम को 6:30 बजे मस्जिद कमेटी के लॉर्ड्स को इन्फॉर्म किया गया कि संडे को सुबह 7 से 11 बजे, जो कि 24 तारीख है, संडे को सुबह 7 से 11 बजे के बीच में सर्वे किया जाएगा। सर्वे के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूं, मस्जिद कमेटी के जो तीनों वकील हैं वो मौजूद थे। मस्जिद कमेटी की तरफ से उनके 5 जो वहां पे नुमाइंदे वो मौजूद थे और इन सारे लोगों के प्रेजेंस में सर्वे किया जा रहा था। इनफैक्ट यहां तक प्रमाण और प्रूफ है कि जब बाहर ये दंगा हो रहा था, आगजनी हो रही थी, तो मस्जिद से लाउड स्पीकर से जो वकील साहब हैं उन्होंने बाकायदा लाउड स्पीकर से ये कहा है कि आप लोग शांत हो जाइए, सर्वे में हम लोग मौजूद हैं, बाकायदा सर्वे शांति से चल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, तो आप लोग शांति बना के रखिए। ऐसे कितनी बार अपील की गई। यानी मस्जिद कमेटी को दूसरी बार सर्वे की पहले से जानकारी थी और मस्जिद कमेटी के सदस्य भी सर्वे के दौरान मौजूद थे। लेकिन एक आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगवाए। इस वीडियो के आधार पर आरोप लगाया जा रहा है कि जब सर्वे टीम मस्जिद में प्रवेश कर रही थी तब जय श्री राम के नारे लग रहे थे और विष्णु शंकर जैन खुद नारे लगा रहे थे, लेकिन विष्णु शंकर जैन कुछ और ही दावा कर रहे हैं। 11 बजे करीब वहां से मैं निकला हूं। एक ऐसा जगह थी जहां से सेफ पैसेज जैसा लग रहा था, तो वहां से जब प्रशासन निकाली थी तब का ये वीडियो है, जिसको झूठ बोला जा रहा है कि ये जाने का वीडियो है, ये वहां से निकलने का वीडियो है। और मेरे आप अगर पूरा फॉलो कर लें, एक शब्द भी मेरे मुंह से नहीं निकला है। मैं तो वहां से कोतवाली पुलिस स्टेशन पे जा रहा था अपना काम करने के बाद, और यहाँ पे जो पीछे भीड़ इकट्ठा थी ये नारे लगा रही थी, तो इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं आता है। अब कुछ चीजें एकदम क्लियर है। मस्जिद प्रशासन को सर्वे की पहले सूचना दी गई थी और मस्जिद में सर्वे के दौरान ही मुसलमानों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। ऐसे में सवाल ये है कि सर्वे को लेकर किसने अफवाह उड़ाई और क्या अफवाह का मकसद मुसलमानों को भड़काना था और दंगा करवाना था। संभल से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।